नमस्कार दोस्तों, मैं आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में स्वागत करता हूं। इस नए पहल में हम नियमित रूप से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। इस पहल के प्रश्न 1 में आज हम हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए रेलवे के निजीकरण के निर्णय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा रेलवे के आंशिक निजीकरण का निर्णय लिया गया है। रेलवे के इस निजीकरण के क्या लाभ हो सकते हैं तथा इस निजीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के आधार पर समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न के मुख्यतः 3 भाग हैं। इसमें पहला भाग है रेलवे के निजीकरण का निर्णय, तो यह हमारे इंट्रो का निर्माण करेगा, तथा दूसरा भाग है रेलवे के निजीकरण के क्या लाभ हो सकते हैं। यह हमारा दूसरा भाग है, तथा निजीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो निजीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, ये हमारा तीसरा भाग होगा। इस आधार पर हम इस प्रश्न का आगे डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्राइवेटाइज रेलवे। डिस्कस अबाउट द बेनिफिट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। भारत की नसें माने जाने वाले रेलवे, जो कि संपूर्ण भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है, के निजीकरण का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। रेलवे के निजीकरण के लाभ में हम सबसे पहले रेलवे को होने वाले लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। तो रेलवे को होने वाले लाभ में है तकनीकी लाभ। निजीकरण के कारण से रेलवे को उच्च स्तरीय तकनीक की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है निजी प्रबंधन। रेलवे को निजीकरण के कारण से निजी अनुभव प्राप्त होंगे, जो इसके प्रबंधन में सुधार करेगी। तीसरा है निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट। रेलवे को लगभग 50 लाख करोड़ रुपए निवेश की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति निजी क्षेत्रों के माध्यम से संभव हो सकती है। रेलवे का आधुनिकीकरण। रेलवे के निजीकरण से रेलवे के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसी प्रकार रेलवे के निजीकरण से रेलवे में प्रभावशीलता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, तथा क्रॉस सब्सिडी में कमी होगी। क्रॉस सब्सिडी जो कि क्योंकि निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित होने के कारण से ट्रेनें सब्सिडाइज्ड नहीं होंगी, जिससे सब्सिडी के व्यय में कमी आएगी। और आगे हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है, वो उपभोक्ताओं को होने वाला लाभ होगा। उपभोक्ताओं को स्वच्छता व गुणवत्तापूर्ण सेवा समयबद्ध रूप से प्राप्त होगी, तथा ट्रेनें समयबद्ध रूप से परिचालित होगी, जिसके कारण से उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण लाभ जो होने वाला है वह है अर्थव्यवस्था को लाभ। भारतीय अर्थव्यवस्था को अवसंरचना विकास के लिए लगभग $1 ट्रिलियन की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति रेलवे के निजीकरण के माध्यम से संभव हो सकेगी। रोजगार में वृद्धि होने की भी संभावना है, क्योंकि यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी, तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी समर्थन मिलेगा, जिससे भारत में निर्मित ट्रेनों का उपयोग इसमें किया जाएगा, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। साथ ही इस निजीकरण की से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का भी हम चर्चा करते हैं। इस निजीकरण से सबसे जो समस्याएं उत्पन्न होगी वह है असमानता में वृद्धि। निजी प्रबंधन से संचालित ट्रेनें अधिक महंगी होंगी, जिसमें आम नागरिक यात्रा नहीं कर पाएंगे, जिससे देश में भारत और इंडिया के मध्य जो विभाजन है उसको और अधिक बढ़ाने का कार्य इसके कारण से उत्पन्न होगा। लाभ पर कार्य। निजी क्षेत्र मुख्यतः लाभ के लिए कार्य करती हैं, जबकि रेलवे एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को सेवा प्रदान करना है। इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण समस्या है वह भारत में भूतकाल में ट्रिपल-पी के खराब अनुभव का है। भारत में ट्रिपल-पी का अनुभव मुख्यतः अच्छा नहीं रहा है, और रेलवे का यह निजीकरण मुख्यतः ट्रिपल-पी आधारित है।
और अन्य समस्या है वह है मजदूर संघों का विरोध। मजदूर संघ निजीकरण का अत्यधिक विरोध कर रहे हैं, जो एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। और अन्य समस्या है वह है यह निजीकरण आंशिक निजीकरण है, क्योंकि सिर्फ 151 ट्रेनों के निजीकरण का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जबकि भारत में लगभग 13,000 ट्रेनें उपलब्ध हैं, जिनमें जिनकी मात्रा के रूप में यह 151 ट्रेनें अत्यंत ही कम हैं। और अन्य समस्या है वह है सरकारी नौकरियों में कमी। कोविड-19 के इस महामारी के दौर में नौकरियों की बहुत अधिक आवश्यकता है और निजीकरण के कारण से सरकारी नौकरियों में कमी होगी, जो कि देश की युवाओं के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। इसी प्रकार रेलवे के निजीकरण के कारण से पिछड़े क्षेत्रों का विकास भी बाधित होगा, जो कि एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या हो सकती है। अब हम निजीकरण के इस उत्तर लेखन के संदर्भ में कुछ सुझाव भी देंगे। हमारा सुझाव मुख्यतः प्रश्न पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि इसमें सुझाव दिया गया है कि निजीकरण का निर्णय चरणबद्ध रूप से ही लागू किया जाना चाहिए। रेलवे के वित्त की समस्या के लिए विज्ञापन दिया जा सकता है। जैसे रेलवे परिसर में विज्ञापन को बढ़ावा दिया जा सकता है, रेलवे में विज्ञापन को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही रेलवे को की भूमि को लीज में भी दिया जा सकता है। और विवेक देवराय और काकोडकर समिति के सुझावों को लागू करने का भी हम सुझाव साथ में दे सकते हैं। रेलवे जो कि मुख्यतः भारत के लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है, अतः रेलवे के निजीकरण का यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर ही लिया जाना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर हमारा आंसर पूर्ण होता है, लेकिन हम इस प्रश्न में उपयोग किए कीवर्ड क्रॉस सब्सिडी के बारे में भी जानेंगे। क्रॉस सब्सिडी मुख्यतः रेलवे में दो प्रकार की ट्रेनें संचालित होती हैं। पहला है यात्री ट्रेनें और दूसरा मालवाहक ट्रेनें। यात्री ट्रेनों में सरकार विभिन्न प्रकार की सब्सिडी प्रदान करती है। इस सब्सिडी सब्सिडी के कारण से जो वित्तीय भार उत्पन्न होता है, जिसकी भरपाई रेलवे मालवाहक ट्रेनों से अधिक किराया वसूल कर करती है, इसे ही क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में क्रॉस सब्सिडी का उपयोग दिखाई देता है। इसमें से एक रेलवे में भी हमें दिखाई देता है। हम आगे जो प्रश्न डिस्कस करेंगे उसका यहाँ पर मैं प्रश्न दे दिया हूँ, इसको आप देख सकते हैं। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। जिसका प्रश्न है, गठबंधन सरकार क्या है, परिभाषित कीजिए तथा उदाहरणों के माध्यम से भारत में गठबंधन सरकारों के लाभ तथा उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की चर्चा कीजिए। व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? डिफाइन एंड थ्रू एग्जाम्पल डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया एंड द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम देम। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।